हेलो दोस्तों, आज वापस से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन एनिमे जिसका नाम है डेड मैन वंडरलैंड। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कोई अनजान इंसान अचानक से हमारे हीरो की क्लास में हर बच्चे को मार देता है और उनका इल्जाम हमारे हीरो पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। अब हमें देखना ये है कि हमारा हीरो कैसे साबित करेगा कि वो बेकसूर है और वो कर भी पाता है या नहीं, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो गांता को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठकर एक वीडियो देख रहा था। तभी उसकी दोस्त मिमी उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि वो क्या कर रहा है। गांता उसे बताता है कि वो उस जगह की वीडियो देख रहा है जहां उनकी पूरी क्लास जाने वाली है और ये जगह काफी फेमस हो रही है क्योंकि यहाँ लोगों से काफी मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं और जो नहीं कर पाता वो वहीं मारा जाता है। हालांकि वो असली में नहीं मरता होगा, ये सब वीएफएक्स से दिखाया जाता है जिससे सब सच लगे। तभी उनका दूसरा दोस्त यामागात्सु उनके पास आता है और उनके साथ रेड हॉल इंसिडेंट की बात करने लगता है जो कुछ टाइम पहले टोक्यो में हुआ था और उसकी वजह से काफी तबाही हुई और बहुत सारे लोग भी मारे गए। तभी हमें पता चलता कि काफी टाइम पहले गांता भी टोक्यो में ही रहता था, लेकिन अब उसे वहाँ का कुछ याद नहीं है और वो काफी टाइम से वहाँ गया भी नहीं है। फिर सभी अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी। तभी गांता को एक अजीब गाना सुनाई देता है जो उसने पहले कभी सुना था पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। तभी गांता खिड़की की तरफ देखता है जहाँ उसे लाल कपड़ों में एक आदमी देखता है जो हवा में उड़ रहा था और उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ इविल स्माइल दिख रही थी। गांता सोच ही रहा होता है कि वो आदमी उड़ कैसे रहा है क्योंकि वो सभी तो थर्ड फ्लोर पर है। वो आदमी अपनी पावर का यूज करता है जिससे वो पूरी क्लास पर अटैक करता है और सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। सभी बच्चे कुछ कर पाते उससे पहले हर कोई मर जाता है और हर तरफ सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। गांता जब अपनी आंखें खोलता है उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे मिमी का चेहरा दिखता है। जब गांता सही से देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि मिमी का मुंह उस रेड मैन के हाथों में है और वो गांता के सामने खड़ा है। गांता काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी रेड मैन गांता की तरफ आता है और स्माइल करते हुए अपने हाथ में एक रेड क्रिस्टल ले आता है और उसे गांता की चेस्ट में लगा देता है। गांता को लग रहा था वो भी अपने दोस्तों की तरह मरने वाला है, लेकिन गांता की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और वो खुद को काफी घायल हालत में पाता है। जो कुछ अभी हुआ गांता को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब सच है। गांता की होश में आते ही पुलिस वाले जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और गांता से पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो गांता को बताते हैं कि उस पर 39 स्टूडेंट को मारने का इल्जाम है, इसलिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। ये सुनकर तो गांता काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके साथ इतना कुछ हुआ और उसका इल्जाम भी उसी पर लगाया जा रहा है। हम देखते हैं कि सभी न्यूज चैनल पर सिर्फ यही न्यूज चल रही थी कि एक लड़के ने अपनी पूरी क्लास के हर स्टूडेंट को बेरहमी से मार दिया। तभी गांता के पास एक लॉयर आता है जिसका नाम तमाकी है और वो गांता से कहता है कि वो उसे सब सच बता सकता है और वो गांता को कुछ नहीं होने देगा। ये सुनकर गांता को थोड़ी राहत मिलती है कि कोई तो उसे बचाना चाहता है, कोई तो उसके साथ है। पर फिर पुलिस वाले गांता को ले जाने लगते हैं और वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने किसी को देखा था जिसने ये सब किया और वो सभी को मार कर चला गया। पर कोई गांता की एक बात नहीं सुन रहा था। तो गांता अपनी चेस्ट वाला निशान दिखाता है जो रेड मैन ने उसे दिखाया था, पर गांता देखता है वहाँ कोई निशान नहीं है और ना ही कोई क्रिस्टल है। अब गांता कोर्ट में आ जाता है और जहाँ हर सबूत गांता के खिलाफ होता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। गांता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। कोर्ट में हर बच्चे के पेरेंट्स थे जो उस क्लास में मारे गए और पेरेंट्स के हाथों में उनके मरे हुए बच्चों की फोटो भी थी। उन पेरेंट्स में गांता के दोस्त मिमी के फादर भी थे जो भागकर गांता के पास आते हैं और गांता को मारने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो तो गांता को अपने बेटे जैसा मानते थे। तभी मिमी के फादर की जेब से उनका फोन गिरता है जिससे गांता की एक वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में गांता अपने लॉयर के साथ काफी एटीट्यूड में कबूल रहा था कि उसी ने उस सभी स्टूडेंट को मारा है और अपने लॉयर से कहता है कि वो अभी माइनर है, वो जरूर बच जाएगा। फिर गांता अपने दोस्त मिमी के लिए भी बहुत बुरी बातें कहता है जो सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाए। साथ ही वो बताता है उसने अपना वेपन कहीं छुपा दिया जिससे किसी को उस पर शक न हो। वीडियो बंद होती है और मिमी के फादर गांता का गला दबाते हुए उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। मिमी उनकी इकलौती बेटी थी। कॉप्स मिमी के फादर को पकड़कर गांता से दूर कर देते हैं। तभी लॉयर गांता के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि किसी ने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और लीक कर दी। पर गांता कहने लगता है उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उसे नहीं पता कि ये वीडियो में है कौन। पर तमाकी गांता से कहते हैं अब ये बहाने बनाने के लिए बहुत देर हो चुकी है और वहाँ से चला जाता है। गांता अकेले हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। गांता काफी बुरी
तरह से रोने लगता है क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि जो इल्जाम उस पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाते पर उसके बाल सफेद थे और उसने बॉडी सूट पहना था और गाना गा रही थी। इधर हम देखते हैं कि अब गांता को डेड मैन वंडरलैंड जेल ले जाया जा रहा था, जो कि एक प्राइवेट जेल है जहाँ टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। हमें पता चलता है कि 10 साल पहले एक अर्थक्वेक आया था जिसमें जान मान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उस हादसे को रेड हॉल का नाम दिया गया। इस जेल में कैदियों से कुछ एक्टिविटी कराई जाती है जिससे वो लोग पैसे कमाकर टोक्यो को पहले जैसा करने के लिए फंड इकट्ठा कर सके। अब गांता भी वंडरलैंड में आ जाता है और मकीना नाम की हेडवाउंड सभी नए कैदियों को यहाँ के रूल्स बता रही थी और मकीना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी लग रही थी। मकीना की नजर गांता पर जाती है और वो उसे कहती है कि वो चेहरे से कितना मासूम लगता है पर उसके अंदर एक मॉन्स्टर है। अब मकीना बताती है वो सब जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है और अगर उन्हें फंड इकट्ठा नहीं करना होता तो वो सभी अब तक मारे जा चुके होते। फिर मकीना बताती है उन सभी को एक बैग दिया गया है जिसमें उनकी काम की चीजें हैं जिसका वो सभी ध्यान से यूज करें। साथ ही उनके गले में एक कॉलर पहनाया गया है जिससे उनकी आईडी कार्ड, ट्रेजर और जीपीएस है, तो वो किसी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश ना करे क्योंकि उनके पास हर चीज की खबर है। तब एक कैदी गांता से टकरा जाता है और जिससे गांता गिर जाता और उसका सामान भी। वो कैदी गांता से भी माफी मांगता है और उसकी सामान उठाने में मदद करता है, पर मकीना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उससे धक्का क्यों मारा, साथ ही उसने जो भी चुराया है उसे वापस करने की कहती है। पर वो कैदी कहने लगता है उसे सामने का दिखा नहीं, जिसकी वजह से वो गलती से टकरा गया और उसने कुछ नहीं चुराया। मकीना वापस नहीं पूछती और उस पर शॉर्ट से अटैक कर देती है जिससे वो कैदी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतनी सी बात पर इतनी बड़ी सजा। जिसके बाद हम मकीना को देखते हैं जो ताकीमी के साथ बैठी थी और ताकीमी उस जेल का प्रोमोटर है और मकीना वहाँ की हेडवाउंड है। अब मकीना तमाकी से कहती है कि अगर वो अपने प्लान्स के हिसाब से चलेगा तो गांता अपनी मौत से पहले ही मर जाएगा, वो किसी एक्सपेरिमेंट में मर जाएगा या दूसरे कैदी मार देंगे। अब हम गांता को जेल में काफी मेहनत वाला काम करते हुए देखते हैं और गांता को अपने दोस्तों की याद भी आ रही थी क्योंकि अचानक से उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल गई। कल तक वो एक स्कूल का स्टूडेंट था और आज वो जेल का एक कैदी बन चुका है। तभी गांता कहता है ऐसा जीने से अच्छा है तो वो मरना चाहता है। तभी वो सफेद बालों वाली लड़की गांता के सामने आ जाती है और गांता से कहती है कि वो उसकी मरने में हेल्प कर सकती है। फिर वो बिना कुछ कहे गांता पर अटैक करने लगती है। किसी तरह गांता उसके अटैक से बच जा रहा था और गांता को समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को अचानक से क्या हो गया। गांता लगातार उसके हर अटैक से बच रहा था और वो लड़की रुकती है और गांता से कहती है कि वो झूठ बोल रहा था, वो जीना चाहता है क्योंकि वो उसकी हर अटैक से बच रहा है और अगर गांता सच में मरना चाहता था तो ऐसे बचने की कोशिश क्यों करता। तभी वो लड़की गांता की चेस्ट पर हाथ रखकर उसे कहती है वो जीना चाहता है और अपना नाम शीरो बताती है और गांता से कहती है कि वो दोनों अब से दोस्त है। पर गांता शीरो से कहता है कि वो उसकी दोस्त नहीं है क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की। शीरो कहती है अगर उसके दोस्त उसे ऐसा करने को कहें वो क्या करेगा नहीं। गांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि वो अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। तभी वहाँ कुछ दूसरे लड़के आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। साथ ही गांता से कहते हैं कि वो तो वही लड़का है जिसने अपनी पूरी क्लास का मर्डर कर दिया। फिर शीरो गांता की साइड लेते हुए कहती है कि गांता ने कहा वो अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। इससे वो लड़के चिढ़ जाते हैं और शीरो को मारने की कोशिश करते हैं और शीरो उनसे फाइट करने लगती है और काफी आसानी से उन्हें हरा भी रही थी। लेकिन तभी एक लड़का शीरो पर पीछे से सर पर मार देता है जिससे शीरो बेहोश हो जाती है और वो लड़के गांता को भी मारने लगते हैं। तभी हम तमाकी को देखते हैं जो गांता के डेटा को देखकर स्माइल कर रहा था और कहता है तो गांता ने रेडमैन को देखा पर तमाकी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेडमैन देखने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन अब वो कहता है कि गांता पूरी तरह से फंस चुका है, या तो उसे उसका खिलौना बनना होगा या यहाँ रहकर हर चीज सहनी होगी। यहाँ वो लड़के अब गांता को भी मार रहे थे। तभी अचानक से एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और उनका मलबा गांता और शीरो के ऊपर गिरने वाला था। गांता सोचने लगता है क्या ऐसे ही वो मारा जाएगा, लेकिन गांता के अंदर जोश आता है और वो कहता है वो ऐसे नहीं मर सकता। वो रेडमैन को मारकर सच्चाई सभी के सामने लाएगा कि वो निर्दोष है। तभी गांता की चेस्ट पर लगा क्रिस्टल चमकने लगता है और गांता की बॉडी का ब्लड बाहर आ जाता है जिससे उसके ऊपर जो कुछ भी गिरने वाला था वो उसे तोड़ देता है और वो बच जाता है। जिसके बाद अलार्म बजता है और सभी को पता चलता है कि एक कैदी ने दूसरे कैदी को पकड़ लिया है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। सभी गार्ड्स उसके पास पहुंच जाते हैं और वो उस कैदी को छोड़ने के बदले कैंडी मांग रहा था। तभी मकीना भी वहां जाती है और गार्ड्स को बताती है कि उस कैदी के मरने में कुछ टाइम बचा है तो उन्हें बस उसका थोड़ा टाइम वेस्ट करना है और वो गार्ड्स बातों में टाइम वेस्ट करने लगते हैं और वो कैदी उन्हें बताता है कि उसके पास अब कास्ट कॉइन नहीं है इसलिए वो कैंडी मांगता है। लेकिन तभी वो आदमी मर जाता है और उसके पूरे मुंह से खून आने लगता है। तभी उसका कॉलर भी खुल जाता है। हम देखते हैं कि सभी कैदी एक एक कैंडी खाते हैं और जो लड़का गांता से टकराया था वो भी कैंडी खाता है। इधर गांता शीरो को उठाता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। शीरो बताती है वो बिल्कुल ठीक है और गांता के साथ
साथ खाना खाने जाने की कहती है और अब वो दोस्त बन चुके हैं। जिसके बाद गांता सोच रहा था कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा बदल चुकी है और चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसी जेल में ऐसे इल्जाम के साथ नहीं रह सकता। गांता को थोड़ी चोट लग गई थी, उसके लिए वो डॉक्टर से बैंडेज लगवा रहा होता है। तभी डॉक्टर गांता से पूछती है कि क्या उसने कैंडी खा ली, पर गांता को तो उसी कैंडी के बारे में पता ही नहीं और वो डॉक्टर से पूछती है कि वो किस कैंडी की बात कर रही है। डॉक्टर बताती है उसे पहली कैंडी उसके बैग में ही मिली होगी और गांता उस कैंडी को जरूर खा ले, चाहे वो खाने में कितनी भी बुरी होती हो, पर उसे खाना जरूरी है, इसलिए गांता ये बात भूले ना। और अगर गांता ने वो कैंडी नहीं खाई तो उसके साथ। लेकिन तभी डॉक्टर की बातों के बीच एक लड़का यू बोलने लगता है और वो वही लड़का था जिसे मकीना ने शॉट से मारा था। गांता यू से कहता है कि उस वार्डन ने उसके साथ इतनी छोटी बात को लेकर इतनी बुरा क्यों किया। यू बताता है ये जगह ऐसी ही है, उन्हें रूल्स मानने ही पड़ते हैं, चाहे रूल्स कितने भी बुरे हों। तभी वहाँ शीरो आ जाती है और वो दोनों उसे अचानक से अपने सामने देख कर डर जाते हैं। गांता ने इससे पहले शीरो को कभी देखा नहीं था। शीरो बताती है वो गांता की दोस्त है। शीरो गांता से रेस ज्वाइन करने की कहने लगती है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े टॉयज हैं। यो बताता है इस रेस को डॉग रेस कहते हैं और ये रेस कैदियों के लिए है और रेस जीतने के बाद विनर को 1 लाख कास्ट कॉइन मिलेंगे। और गांता को कास्ट कॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो सवाल करता है कि कास्ट कॉइन क्या होते हैं। अब यो बताता है कि कास्ट कॉइन वंडरलैंड का पैसा है जिससे कोई भी कैदी अपने लिए अच्छा खाना और कपड़े खरीद सकता है और चाहे वो कितने भी मजे कर सकता है। साथ ही उसके पास बहुत सारे कास्ट कॉइन होते हैं, वो अपनी सजा भी कम करा सकता है। जिसके बाद गांता को मकीना देखती है और वो गांता को रूल बुक पढ़ने की कहता है क्योंकि गांता किसी नॉर्मल जेल से नहीं आया, इसलिए उसे यहाँ के रूल्स पता होने चाहिए। तभी हम देखते हैं यो उन दोनों को बात करते हुए देख रहा था और सारी इन्फॉर्मेशन तमाकी को फोन से दे रहा था। अब सभी रेस के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ काजामासा नाम का एक आदमी आ जाता है और उसे देखकर सभी डरने लगते हैं और सभी का बस रेस छोड़ने का मन कर रहा था क्योंकि उनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता और काजामासा के साथ कोई भी गेम खेलने का मतलब है उनकी मौत पक्की है। गांता को लग रहा था कि उसने काजामासा को इससे पहले भी कहीं देखा है। अभी वो गांता को बताता है कि काजामासा टाइकोंडो में गोल्ड मेडलिस्ट है और वो 2 बार मिक्स मार्शल आर्ट्स भी जीत चुका है। काजामासा ने एक एक्ट्रेस को जान से मार दिया था क्योंकि वो उसे अपना फोन नंबर देने से मना कर रही थी। अब काजामासा वहाँ जितने भी लोग थे सभी से कहता है कि वो सभी जब भी उसे देखेंगे अपने घुटनों पर बैठकर स्माइल करेंगे और हमेशा उसे रास्ता देंगे और उसकी तारीफ करेंगे। अगर किसी ने भी उसके सामने मुंह खोला तो वो उसकी जान ले लेगा और अगर किसी ने भी उसकी तरफ देखकर स्माइल नहीं की तब भी वो उनकी जान लेगा। तभी काजामासा यू को पकड़ता है और उसे गिराकर उसके हाथ को अपने पैर से मसलने लगता है। यू दर्द में बहुत ही चिल्लाता है पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि काजामासा के सामने कुछ बोल सके। तभी गांता काजामासा को धीरे से पागल कहता है पर काजामासा ये सुन लेता है और उसके 2 चमचे गांता को पकड़ लेते हैं और काजामासा के सामने ले आते हैं। काजामासा गांता को उसकी तरफ देखकर स्माइल करने की कहता है। गांता काफी डर जाता है और काजामासा की बात मानता है पर फिर भी काजामासा उसे मारता है। तभी शीरो वहाँ अपनी धुन में आ जाती है और कुछ खाने के लिए ले आई थी और उसे गांता के साथ मिलकर खाने की कहती है। शीरो काजामासा को देखती तक नहीं और उसके पैर पर चढ़कर आगे बढ़ने लगती है। इससे काजामासा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शीरो से कहता है कि वो बिल्कुल उस एक्टर जैसी दिख रही है जिसका मुंह उसने तोड़ दिया था। ये कहने के बाद काजामासा शीरो को मुक्का मारने वाला होता है लेकिन तभी वही मकीना आ जाती है और काजामासा को रोक देती है। अब मकीना काजामासा से कहती है कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगी। रेस शुरू होने वाली थी तभी सभी को उनका नंबर पहनने को कहा जाता है। काजामासा जाते हुए मकीना से कहता है कि एक दिन वो उसका रेप करके उसे मार देगा। इस सब की वजह से गांता शॉक में होता है और शीरो एक कुकी को बांट कर खाने की कहती है पर गांता उसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो शीरो अकेले कुकी खा लेती है। अब गांता को सब रूल पता चल चुके थे कि जिस किसी को मौत की सजा सुनाई गई है उनके गले में एक कॉलर है जिसमें पॉइजन है और अगर उन्होंने हर दिन में पॉइजन का एंटीडोट नहीं लिया तो उनकी मौत हो जाएगी। जिस कैंडी की पहले बात हुई थी वही एंटीडोट है। गांता को पता चलता है कि कैंडी की कीमत 1 लाख कॉस्ट कॉइन है और गांता की कैंडी चोरी हो चुकी है तो अगर अब गांता ने कैंडी नहीं खाई तो वो मारा जाएगा। इसलिए गांता तय करता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे रेस जीतनी ही होगी। यहाँ तमाकी गांता की रेस में ज्यादा से ज्यादा मुश्किल पड़ाव लगाने की बात करता है पर मैनेजर बताता है इससे दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहाँ ऑडियंस भी बैठी होगी और आम लोगों में से किसी को कुछ हो गया तो काफी दिक्कत हो सकती है। पर तमाकी चुपचाप उसके ऑर्डर फॉलो करने की कहता है। जिसके बाद रेस शुरू होती है और उन्हें कई सारे ब्लेड्स को पार करते हुए आगे जाना था। शुरुआत में गांता को लगता है कि वो जरूर नकली ब्लेड्स होंगे क्योंकि वो लोग उन्हें आम लोगों
लोगों के सामने कभी नहीं मारेंगे। गांता आगे जाने लगता है और उसे एक ब्लेड से चोट लग जाती है। गांता समझ जाता है सभी ब्लेड्स बिल्कुल असली हैं और उनसे उनकी जान भी जा सकती है। गांता देखता है उसके सामने बहुत सारे लोगों के ब्लेड से टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि ऑडियंस को ये सब स्पेशल इफेक्ट्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो सभी काफी मजे ले रहे थे और उनका मजा मानो डबल हो गया था। हम देखते हैं काज़ामासा तो अपने 2 चमचों को शील्ड बनाकर आगे बढ़ रहा था, जिससे उसके चमचों को मरने जैसी हालत हो जाती है, पर काज़ामासा को कुछ नहीं हो रहा था। गांता शिरो के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि उसने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर भी उसे ऐसी जगह फेंक दिया गया जहां उसे ऐसा मौत का सामना करना पड़ रहा है। पर शिरो गांता को हौसला देती है और ज्यादा ना सोचते हुए रेस खत्म करने की कहती है, क्योंकि अगर गांता ऐसे सोचने लग गया तो वो कभी रेस खत्म नहीं कर पाएगा। अब गांता ऑडियंस में बैठे स्कूल के बच्चों को भी देखता है और सोचता है कि अगर वो भी अपने स्कूल की तरफ से यहाँ ट्रिप पर आते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट्स हैं और गेम का मजा लेते, लेकिन असलियत इतनी ज्यादा खतरनाक है। तभी गांता को ऑडियंस में मिमी का चेहरा दिखता है, जिससे उसे वापस सभी याद आने लगती है। पर गांता अपने आप को होश में लाना चाहता था, क्योंकि अगर वो अभी जीता नहीं तो मारा जाएगा। अब गेम का आखिरी पड़ाव आ जाता है, जहाँ रेस जीतने के लिए एक बॉल को उठाना था। ये राउंड सुनने में काफी आसान लग रहा था। अब राउंड शुरू होता है और हम देखते हैं आखिर में गांता, शिरो और काज़ामासा ही बचे थे और वो तीनों देखते हैं उनके नीचे वाला फ्लोर गिरने लगता है। किसी तरह गांता बॉल तक पहुंच जाता है और काज़ामासा उसे डराकर उसे बॉल लेने की कोशिश करता है। काज़ामासा गांता से कहता है कि अगर उसने उसे बॉल नहीं दी तो वो उसे बहुत मारेगा, पर अब गांता के अंदर का डर खत्म हो चुका था और वो काज़ामासा के मुंह पर बॉल मार देता है और कहता है वो बहुत परेशान हो चुका है ये सुनकर कि वो यहाँ मरने वाला है, इसलिए अब जब तक वो जिंदा रहेगा अपने रूल्स पर जिंदा रहेगा। ये सब मकीना और ताका में भी देख रहे होते हैं। धीरे धीरे फ्लोर गिरने लगता है और नीचे कांटे थे। काज़ामासा कांटों पर गिर जाता है और मारा जाता है। शिरो भी गिरने वाली थी, पर शिरो ने बॉल पकड़ रखी थी। अब गांता के पास 2 रास्ते थे। गांता बॉल पकड़ता और कास्ट कॉइन्स इकट्ठा करके अपने लिए एक एंटीडोट लेता, पर तभी गांता की नजर शिरो की बॉडी पर लगी चोटों पर जाती है, जिससे गांता समझ जाता है कि शिरो पूरी गेम में उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और सिर्फ उसकी वजह से गांता इतनी आगे आ पाया। इसलिए अब गांता बॉल छोड़कर शिरो को पकड़ता है और उसे ऊपर खींच लेता है। बॉल नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से इस गेम का कोई विनर नहीं होता। शिरो सेफ थी, पर गांता सोच रहा था कि अब वो मारा जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और उसने कोई भी कैंडी नहीं खाई। जिसके बाद हम देखते हैं डेड मैन वंडरलैंड के जितने भी हाई लेवल के लोग थे वो तामाकी को डांट रहे थे, क्योंकि उसने आम लोगों की जान खतरे में डाल दी और उसकी वजह से कई ऐसे कैदी भी मारे गए जिन्हें मौत की सजा मिली ही नहीं थी। वो सिर्फ नॉर्मल सजा काटने आए थे। वो लोग तामाकी को शिकायत चीफ से करने की कहती है, पर तामाकी की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था और वो चीफ को कहता है कि वो तो 1 लाख से ज्यादा और कुछ नहीं है। जिसके बाद हम गांता को देखते हैं जो मिमी के फादर के लिए एक लेटर लिख रहा था, जिसमें वो उन्हें बता रहा था कि उसने उनकी बेटी को नहीं मारा, बल्कि वो मिमी का काफी अच्छा दोस्त था, वो उसे क्यों मारना चाहेगा। पर गांता लेटर नहीं लिख पा रहा था और सोचने लगता है कि ये सब करने की क्या फायदा, क्योंकि वो खुद ही कुछ देर में मरने वाला है। पर गांता को उससे काफी दुख हो रहा था, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। उसे किसी भी हालत में रेड मैन को ढूंढना था और उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा देना चाहता था। तभी गांता के सेल में यू आ जाता है। गांता यू से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है, क्या वो उसके लिए दुख जताने आया है। यू बताता है वो भी इस सेल का है और शायद गांता उसका सेलमेट। तभी यू गांता को एक कैंडी देता है, जिससे गांता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यू को थैंक्स करने लगता है। साथ ही उससे कहता है कि वो उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। पर यू मन में सोचता है वो उसे ये एहसास भुलाने नहीं देगा और हर पल याद दिलाएगा। तभी हमें पता चलता है तामाकी ने यू को हायर किया था गांता पर नजर रखने के लिए और इसके बदले वो उसे बहुत सारे कास्ट कॉइन दे रहा था। तभी तामाकी की कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मदर 2 सिस्टम खराब हो चुका है और विचर डेक वहाँ से निकल चुका है। ये सुनकर तामाकी काफी गुस्से में आ जाता है और जल्दी से हालत खुद देखने जाता है। तामाकी देखता है सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका है और विचर डेक भी वहाँ से जा चुका है और तामाकी कहता है उन्हें विचर डेक को स्माइल क्रैक करने से पहले ढूंढना होगा। असल में विचर डेक वही रेडमैन है जिसने गांता की पूरी क्लास को मारा था। अब हम देखते हैं यू और गांता आइसक्रीम खा रहे थे और इतने दिनों में पहली बार गांता थोड़ा खुश दिख रहा था, लेकिन तभी वहाँ विचर डेक आ जाता है और गांता उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उस दिन क्लास में जो कुछ भी हुआ गांता को सब याद आने लगता है और उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा भी दिख रहा था। तभी विचर डेक गांता और यू पर अटैक करता है। गांता यू को बचा लेता है और विचर डेक से चिल्लाते हुए पूछता है क्या वो उसके इस दोस्त को भी मारना चाहता है। विचर डेक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और गांता समझ जाता है अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस बार भी वो अपने किसी दोस्त को बचा नहीं पाएगा। तभी गांता का स्टोन वापस से शाइन करने लगता है और उसका ब्लड भी वेपन की तरह बाहर आ जाता है और यू ये सब काफी ध्यान से देख रहा था।
और काफी हैरान भी था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गांता ये सब कैसे कर पा रहा है और क्या ये सच में किसी तरह की सुपर पावर है। अब गांता अपने गुस्से को अपनी पावर में बदलता है और ब्लड से विचरडैक पर अटैक करता है। विचरडैक गांता के अटैक को रोक लेता है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गांता ने अपने हाथों से अटैक किया। विचरडैक काफी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। विचरडैक के जाते ही गांता बेहोश हो जाता है और अब वो हिल तक नहीं पा रहा था। यो अब भी वहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा। उसे लग रहा था कि गांता और रेडमैन दोनों मॉन्स्टर हैं। यहाँ तमाकी सब देख रहा था और काफी इविल स्माइल करते हुए गांता को असली वंडरलैंड में वेलकम करता है, क्योंकि ये जगह दिखती जरूर नॉर्मल है पर यहाँ कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो लोगों की सोच से बाहर है। अब गांता को होश आता है और हॉस्पिटल वाले एरिया में था। वो काफी ध्यान से अपने साइड वाले गार्ड्स की बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि रेडमैन का यहीं रह गया और उसे विचरडैक कहते हैं। साथ ही वो जी फ्लोर पर है। ये जानकर गांता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है वो भी उसके साथ यही है और उसे अभी तक पता नहीं था। अब मकीना मीटिंग करती है जिसमें वो आज हुई फाइट के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से कई बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई। पर ताकामी कवर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसी चीज यहाँ होती रहती है, ये सब नॉर्मल है, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मकीना तमाकी की बातों में आने वाली नहीं थी और वो कहती है उसे गांता पर शक है कि उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। वैसे भी उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी पूरी क्लास को मारा है, तो ऐसा कुछ तो वो जरूर कर सकता है। अब मकीना लॉकडाउन लगा देती है और सभी कैदियों को उनके सेल में जाने की कहती है और सभी गार्ड्स को भी उनके वर्क प्लेस पर वापस भेज देती है। यहाँ तामाकी यो के साथ था और वो कहता है कि मकीना वापस से ओवर रिएक्ट कर रही है। फिर तामाकी यो से कहता है कि अगर गांता को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार यो होगा और ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पर यो कहता है उसे एक मॉन्स्टर की बेबी सिटिंग क्यों करनी पड़ रही है। तामाकी यो से कहता है कि एक नया प्लेयर आ चुका है और गेम प्लान क्या होगा ये उन्हें बाद में पता चलेगा। फिर तामाकी यो को बहुत सारे कास्ट देता है। यहाँ गांता को अनाउंसमेंट सुनाई देती है और उसे सिक्योरिटी रूम में बुला रहे थे, पर वो शीरो के साथ भाग जाता है। तभी वहाँ यू आता है और गांता से ये सब ना करने की कहता है और चुपचाप सिक्योरिटी रूम में जाने की कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसके साथ काफी बुरा हो सकता है। पर गांता बताता है विचरडैक ने उसके सारे दोस्तों को मार दिया और उससे पूछता है क्या उसे पता है ब्लॉक जी कहाँ है। पर यो बताता है यहाँ कोई ब्लॉक जी नहीं है, यहाँ सिर्फ ए से एफ ब्लॉक तक ही है। तभी शीरो बताती है शायद वो जानती है जी ब्लॉक कहाँ है और वो गांता को वहाँ ले जा सकती है। पर शीरो किसी बात से नाराज हो जाती है। गांता उससे पूछता है कि वो किस बात से गुस्सा है, पर शीरो उसे कुछ बताती नहीं। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी रोबोट आ जाता है जिसे मकीना कंट्रोल कर रही थी और वो रोबोट काफी खतरनाक अटैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से वो सभी जान बचाकर भागने लगते हैं और शीरो उन्हें जी ब्लॉक तक ले जाने के लिए मान जाता है और अभी भी वो अपनी नाराज होने की वजह नहीं बताती। वो रोबोट लगातार उनके पीछे आ रहा था और एक पॉइंट पर वो रुक जाता है क्योंकि सिक्योरिटी रूम से सारे सिग्नल्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे मकीना को काफी गुस्सा आता है। मकीना को आज पहली बार ये पता चलता है कि वंडरलैंड का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसका कंट्रोल मकीना के पास नहीं है और वो गुस्से में टेबल पर हाथ पटकती है। दूसरी तरफ रोबोट ने उन तीनों की हालत खराब कर दी थी क्योंकि वो लगातार उन पर अटैक कर रहा था, लेकिन वो जैसे डिस्कनेक्ट होता है वो रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शीरो उसके काफी जोरदार लात मार देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब शीरो गुस्से में गांता से कहती है कि उसने ऐसा कैसे कह दिया कि उसके सारे दोस्त मर गए, जबकि शीरो अभी भी जिंदा है और वो गांता की दोस्त भी है। ये सुनकर गांता को काफी अच्छा फील होता है और वो हाँ करते हुए कहता है कि शीरो उसकी दोस्त है और अभी उसके सारे दोस्त नहीं मरे। यो शीरो से कहता है क्या वो बस इतनी सी बात पर गुस्सा थी। फिर वो जल्दी से शीरो के पास आने की कहता है क्योंकि वो रोबोट काफी खतरनाक और वो उठ भी सकता है। तभी वो रोबोट उठ भी जाता है और शीरो को स्कैन करता है, पर ना ही शीरो के सेल का नंबर आता और ना ही उसका कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड आता। गांता शीरो को बचाने के लिए अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, पर वो पावर का यूज नहीं कर पाता। तभी एक आदमी रेडमैन जैसी पावर यूज करता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि जरूर रेडमैन वापस आ गया, जिससे वो आदमी रोबोट के टुकड़े कर देता है और शीरो पीछे गिर जाती है। जिसके बाद वो लड़का सामने आता है जिसने वो खतरनाक अटैक किया था और उसे देखकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं। यू सोच रहा था वो बेकार में इन मॉन्स्टर के बीच फंस गया और गांता की आंखों में सिर्फ गुस्सा था क्योंकि वो उस लड़की को ही रेडमैन समझ रहा था। गांता को उस पर अटैक करता देख वो लड़का खुश हो जाता है और गांता के साथ एक प्रैक्टिस मैच करने की कहता है। अब वो लड़का अपने हाथ में पेनी वीरिंग से अपने हाथ पर एक कट लगा देता है और अपने ब्लड से स्वॉर्ड बना देता है। तभी हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ कोई भी अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था और सभी लोग वहाँ बैटिंग लगाने आए थे। तभी एक आदमी बताता है उसने पिछली बार बैटिंग में काफी नुकसान हुआ था और वो कहता है अब की बार तो एक नया प्लेयर भी आया है। फिर वो उस नए प्लेयर का नाम पूछते हैं और एक आदमी उसका नाम वुल्फ टैकर बताता है। हमें पता चलता है कि असल में ये लोग गांता की बात कर रहे हैं। तभी हम तमाके को देखते हैं और वो मीटिंग में था। तमाके की बातों से हमें पता चलता है कल कोई फाइट होने वाली है और कल बैटिंग के लिए वो सभी अभी से तैयार हो रहे हैं। तभी कोई तमाके को बुलाता है और तमाकी मीटिंग से बाहर चला जाता है। कोई तमाके को बताता है कि क्रो जी ब्लॉक से बाहर निकल गया। तभी हम वापस से फाइट का सीन देखते हैं जहाँ गांता क्रो को मारने जाता है पर मार नहीं पाता
था। तभी क्रो गांता से पूछता है कि वो अपने ब्लड से स्वॉर्ड कब बनाएगा। तभी गांता समझ जाता है कि उसकी पावर ब्लड से यूज होती है। तभी वो अपने ब्लड से क्रो पर अटैक करता है क्योंकि वो उसे रेडमैन समझ रहा था। गांता की अटैक से क्रो की स्वॉर्ड टूट जाती है पर क्रो को कुछ नहीं होता। अब क्रो गांता से पूछता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन से रेडमैन की बात कर रहा है, पर उसे उसकी बात सुनकर मजा आ रहा है। अब गांता क्रो से पूछता है कि क्या वो क्रो नहीं है। क्रो उल्टा गांता से पूछता है कि उसे उसका कौन सा पार्ट रेड लग रहा है। गांता क्रो से पूछता है फिर उसे ये पावर कहाँ से मिली। अब वो क्रो बताता है कि उसका नाम सिंजी है और गांता भी उसकी तरह डांच ऑफ सिंह यूज कर सकता है। गांता को समझ में नहीं आता है कि ये डांच ऑफ सिंह क्या है। अब सिंजी गांता से पूछता है कि उसे क्या लगता है सिर्फ वो और रेडमैन ही डेडमैन है, पर गांता को डेडमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिंजी गांता से पूछता है कि उसे क्या लगता है जी ब्लॉक में कैसे लोगों को रखा जाता है। सिंजी ने काफी बातें कर ली थी इसलिए वो गांता को मारने पड़ता है, पर शीरो बीच में आकर सिंजी को लात मार के गिरा देती है। सिंजी शीरो को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसने ऐसी बॉडी सूट क्यों पहना है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और सिंजी और गांता को बेहोश करके ले जाते हैं। गार्ड शीरो और यो को भी ले जा रहे थे पर ताकामी उन्हें शीरो और यो को छोड़ देने का ऑर्डर देता है। गार्ड्स तमाकी को बताते हैं कि उनमें से एक के पास आइडेंटिफिकेशन कोड नहीं है। तमाकी कहता है शायद सिस्टम में कोई एरर हो गया होगा। शीन शिफ्ट होता है और हम मकीना को देखते हैं जिसे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ गांता जा सकता था और वो सीधा डायरेक्टर के पास जाने का डिसाइड करती है, पर मकीना को डायरेक्टर से मिलने की परमिशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से तो वो और ज्यादा जानना चाहती थी कि वंडरलैंड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गांता और यो गायब हो सकते हैं। शीरो और यो को गार्ड ले जा रहे होते हैं और यो एक गार्ड से पूछता है कि जो उसने अभी देखा वो सब क्या था। गार्ड बताता है उन्हें भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता, उन्हें इतना पता है कि जी ब्लॉक के लोगों के पास एक पावर है जिसे वो डांच ऑफ सिंह कहते हैं। जो को समझ आ जाता है वो डेड मैन ब्लड मैनिपुलेशन पावर है। वो गार्ड्स उन दोनों को जी ब्लॉक से बाहर निकाल देते हैं और किसी को कुछ न बताने की कहते हैं, पर वैसे भी कोई उनका यकीन नहीं करेगा। हम देखते हैं गांता को एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और जैसे ही वो होश में आता है वो तामाकी को अपने सामने देखता है और वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि तामाकी तो उसका लॉयर बनकर आया था। वही डॉक्टर सिंजी पर एक्सपेरिमेंट करती है और बताती है वो कल के मैच के लिए रेडी नहीं है और सिंजी का कल का मैच कैंसिल करने के कहती है। ये सुनकर तो सिंजी बहुत गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर पर ही अटैक करके कहता है वो कल जरूर लड़ेगा क्योंकि सिंजी गांता से लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड था और पहली बार सिंजी को लग रहा था कि उसे उसकी टक्कर का अपोनेंट मिलने वाला है। तामाकी गांता को सच्चाई बताता है कि लॉयर तो उसकी पार्ट टाइम जॉब है और असलियत में तो वो यहाँ डेडमैन वंडरलैंड का हायर मेंबर है और उसका काम यहाँ गांता जैसे लोगों को लाना है। साथ ही जो वीडियो उसने सभी को दिखाई थी वो फेक थी और वैसे वीडियो बनाना उसके लिए काफी आसान है। गांता काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि पहले तामाकी ने गांता के दोस्तों को मरवाया और फिर उसे उनके मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया। अब तामाकी गांता को बताता है कि उसे फाइट करनी है क्रो वर्सेस वुल्फ टैकर। कुछ देर पहले गांता जिससे मिला था वो क्रो है और गांता वुल्फ टैकर है। ये उन दोनों का कोड नेम है। तामाकी बताता है यह ऐसे मैच रोज होते रहते हैं और वो डांच यूजर को लड़वाते हैं। गांता तामाकी से पूछता है उसे क्या लगता है क्या वो इतनी आसानी से उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तामाकी गांता को बताता है कि अगर वो फाइट जीता तो उसे विचर डेक्स से मिलने दिया जाएगा, वही हैवान जिसने गांता के सभी दोस्तों को मारा था और उसी की वजह से ये डांच ऑफ सिंह फैला और उसी ने गांता को जिंदा छोड़ा था। साथ ही वो इस टाइम डेडमैन वंडरलैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है, पर उसके लिए पहले गांता को सभी फाइटर को हराना होगा। गांता कहता है वो उन दोनों को मार डालेगा। अब तामाकी गांता को मैच की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो लोग अपनी पावर को अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। वो फाइट काफी ज्यादा दर्दनाक, इसलिए गांता रिकॉर्डिंग रोकने की कहता है। अब तामाकी गांता को बताता है कि अगर वो जीता तो उसे कास्ट कॉइंस और कैंडी मिलेंगी, लेकिन अगर वो हारा तो एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। इसका मतलब गांता कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो उनके काम नहीं आएगा। अब हम देखते हैं मकीना डायरेक्टर से मिलने जाती है और डायरेक्टर के पर्सनल गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और हम देखते हैं डायरेक्टर बहुत ज्यादा बूढ़ा था और बेड पर लेटा गाना गा रहा था। शीरो को गांता की चिंता हो रही थी, पर यो कहता है उसे गांता की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं। पर शीरो कहती है गांता हमेशा से वीक था। यो को शीरो की हमेशा वाली बात ज्यादा समझ में नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग वर्चुअली आ चुके थे और फाइट एंजॉय भी कर रहे थे। तामाकी भी उनकी फाइट देख रहा था। गांता और सिंजी की काफी खतरनाक फाइट हो रही थी जिसमें सिंजी भारी पड़ रहा था और गांता से कहता है अगर वो किसी तरह से अपना ब्लड फेंक कर उस पर अटैक करेगा तो उससे ब्लड लॉस्ट हो जाएगा और गांता को पता होना चाहिए कि ब्लड लॉस्ट क्या होता है। डॉक्टर भी तामाकी से कहते हैं कि अगर इसी तरह गांता का ब्लड कम होता रहा तो वो मर भी सकता है। पर तामाकी कहता है उसे फाइट एंजॉय करने से मतलब है। तामाकी बहुत खुश था फाइट से क्योंकि लोगों को बहुत मजा आ रहा था। गांता गिर जाता है और सोचने लगता है वो इस जगह वापस क्यों आ गया। तभी गांता एक फ्लैशबैक देखता है जहाँ गांता शीरो से फाइट कर रहा था और शीरो से हार जाता है, जिसकी वजह से शीरो गांता को डरपोक कहती है। यो और शीरो बात कर रहे होते हैं जहाँ से हमें पता चलता है शीरो और गांता एक दूसरे को बचपन से जानते हैं क्योंकि गांता पहले टोक्यो में ही रहता था, लेकिन गांता टोक्यो वाली बात भूल चुका है इसलिए
उसे शीरो याद नहीं है, पर शीरो बताती है गांता की एक बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि बचपन से कई बार ऐसा हुआ था कि गांता को काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसकी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो वो भाग जाता, लेकिन गांता कभी भागता नहीं और हमेशा प्रॉब्लम को फेस करता है। यहाँ हम देखते हैं गांता वापस से उठने लगता है और सिंजी का पैर पकड़ लेता है और वापस खड़ा हो जाता है। गांता चिल्लाते हुए कहता है कि उसे विचर डैक को ढूंढ कर ही रहना है और अपना ब्लड हवा में फेंकता है। गांता के ब्लड से ऊपर लगे स्टैचू टूट कर नीचे गिरने लगते हैं और सिंजी का ध्यान भटकते ही गांता उसके चेस्ट पर अटैक करता है, जिससे सिंजी हार जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हम यो को देखते हैं जिसने किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन मंगाई थी और एक आदमी उसके पास आकर उसे बताता है उस लड़की को अंडरग्राउंड बंद रखा है। यह गांता बेड पर लेटा था और उसे जीतने पर कैंडी मिलती है और वो अपनी कैंडी खाता है और याद करता है कैसे सिंजी ने फाइट खत्म होने के बाद भी उससे अच्छे से बात की थी। गांता सोच रहा था कि वो और सिंजी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तभी टीवी चालू होती है। हारने वाले प्लेयर को पेनल्टी के रूप में अपनी बॉडी का एक पार्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर देना था। मशीन शुरू होती है और वो लोग आंखों को चुनते हैं। डॉक्टर सिंजी की आंखें निकालती है और वो सीन बहुत ज्यादा गंदा था। अब हम देखते हैं शीरो और यो प्लान बनाते कि शीरो वहाँ जाकर सभी से फाइट करेगी और यो गांता की मदद करेगा। पर यो का असली प्लान ये था कि जब शीरो सभी को फाइट में उलझा लेगी तो यो बिना किसी दिक्कत के निकल जाएगा। अब शीरो सभी से फाइट करने लगती है और शीरो के फाइट करने की वजह से गलती से लाइट कट जाती है और हर जगह अंधेरा हो जाता है। तभी एक धुन सुनाई देती है जो बिल्कुल वैसी थी जैसे शीरो ने शुरुआत में गाई थी। जैसे ही धुन बंद होती है शीरो बिल्कुल अलग बन जाती है और यहाँ यो दूर भाग रहा था और खुश भी हो रहा था क्योंकि अब वो आजाद था। लेकिन तभी एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और यो को लगने लगता है कि वो कैसा इंसान है। वो एक अकेली लड़की को लड़ने के लिए छोड़ आया। यो पीछे घूमता है और शीरो की मदद करने जाने लगता है और जैसे ही बादल हटते हैं यो की नजर पड़ती है और वो देखता है शीरो बिल्डिंग पर खड़ी है और उसके हाथ में किसी का सर है। ये देखकर यो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी शीरो काफी अजीब सी स्माइल करती है। तभी शीरो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। दो लोग आते हैं और शीरो को उठाकर ले जाने लगते हैं। यो सोच रहा होता है कि जो कुछ भी उसने देखा और यहाँ हो रहा है उसे कुछ मतलब नहीं है और बस मिनात्सु की नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं एक मोटा लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। तभी वहाँ गांता आ जाता है और उस लड़के से पूछता है कि वो अकेली लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। असल में उस लड़की को भूख लगी थी और वो उसी लड़की के फूल खाना चाहता था, पर गांता उसे अपना खाना देता है लेकिन फिर भी उस लड़की की भूख नहीं भरती। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उस लड़की के रूम में आ जाते हैं जहाँ पहले से बहुत सारे फूल थे। गांता उसके रूम की तारीफ करता है क्योंकि वो काफी सुंदर दिख रहा था। फिर वो लड़की अपना नाम मिनात्सु की बताती है और गांता से बात करते हुए उसे इतना अच्छा लगता है कि वो इमोशनल हो जाती है और अपनी पीठ दिखाकर गांता को बताती है कि उसके फादर ने उसे काफी मारा करते थे और रेड हॉल इंसिडेंट में उसकी मदर की डेथ हो गई थी, लेकिन एक दिन अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मार दिया। पर इस बात पर उसके भाई को कभी यकीन नहीं हुआ और वो बताती है उसका भाई बहुत अच्छा है और उसकी बहुत चिंता भी करता है। तभी नात्सुकी के कपड़े थोड़े से नीचे आ जाते हैं जिससे वो काफी शर्मा जाती है और गांता खड़ा होता है और नात्सुकी से खड़े होने की कहता है और यहाँ से चलने की कहता है। वो दोनों अपनी पावर का यूज करके यहाँ से निकल जाएंगे, पर मिनात्सुकी अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को चोट पहुंचे। पर गांता मिनात्सुकी से कहता है कि वो किसी को ना मारे, गांता खुद सब देख लेगा। दूसरी तरफ यो एक गार्ड को मारता है और उसका सूट पहन लेता है और यो आगे बढ़ता है। यहाँ गांता और मिनात्सुकी भाग रहे थे लेकिन तभी मिनात्सुकी का पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि उन्हें कल के मैच में फाइट करनी है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अब मिनात्सुकी गांता को बताती है कि कल उन दोनों की फाइट होने वाली है। ये सुनकर गांता काफी हैरान हो जाता है। अगले दिन गांता और मिनात्सुकी के बीच लड़ाई शुरू होती है और गांता मिनात्सुकी से चिंता ना करने की कहता है क्योंकि वो उसे कुछ नहीं करेगा। तभी मिनात्सुकी अपने कान से आइस रिंग निकालती है जिससे उसका खून निकलता है और गांता को चोट लग जाती है जिससे उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब मिनात्सुकी अपने असली चेहरा दिखाती है और गांता को बहुत बड़ा बेवकूफ बताती है क्योंकि वो उसकी बातों में आ गया और पिछले दिन तो मिनात्सुकी सिर्फ नाटक कर रही थी। अब गांता भी मिनात्सुकी पर अटैक करने वाला था लेकिन तभी वहाँ यो आ जाता है और वो गांता को अटैक ना करने की कहता है क्योंकि वो उसकी बहन है और वो इतने खास कॉइन इसलिए इकट्ठा कर रहा है जिससे वो अपनी बहन को बचा सके। तभी गार्ड्स यो को ले जाने लगते हैं। परतामा की गार्ड्स को रुकने की कहता है क्योंकि ऑडियंस को यही देखने में मजा आ रहा था और यो को लग रहा था कि गांता उसकी बहन को मारने वाला था, इसलिए वो गांता से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि गांता ऐसा इंसान है। गांता सच बताने की कोशिश करता है पर मिनात्सुकी उसका मुंह बंद कर देती है। फिर मिनात्सुकी अपने भाई के पास जाने लगती है और वो उसके सामने बहुत अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही थी जैसे उसने गांता के सामने की थी। पर मिनात्सुकी का असली चेहरा तो इससे बिल्कुल उल्टा है। अब मिनात्सुकी यो के पीछे आ जाती है और यो से कहता है कि पहले उसे यकीन नहीं था कि ऐसी पावर भी होती है, पर अब उसे यकीन है और चाहे उसकी बहन एक डीमन ही क्यों ना हो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मिनात्सुकी सोच रही थी कि वो दोनों कितने बेवकूफ है। मिनात्सुकी उन दोनों पर अटैक करने वाली थी लेकिन तभी यो मिनात्सुकी से पूछता है कि क्या उसने ऐसे ही उनके फादर को मारा था। यो को आज तक लगता था कि उसके हाथ में चाकू था और शायद उसने उनके फादर को मारा था और मिनात्सुकी को बेकार में सजा दी गई।
लेकिन अब ध्यान से सोचने के बाद यू समझ जा रहा है कि मिनात्सुकी ने ही उनके फादर को मारा था और शायद उनके फादर मिनात्सुकी को मारा भी नहीं करते थे। ये सब सिर्फ एक झूठ था क्योंकि मिनात्सुकी कभी उनके फादर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए मिनात्सुकी ने ये सब प्लान बनाया जिससे वो उन्हें रास्ते से हटा सके। यू काफी शॉक हो जाता है और मिनात्सुकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो अपनी पावर से यो को उठा लेती है। अब मिनात्सुकी गांता से कहती है कि अगर उसे उसको मारना है तो उससे पहले अपने दोस्त को मारना होगा। गांता ने पिछले दिन अपना खाना नहीं खाया था क्योंकि उसने मिनात्सुकी को बचाने के लिए अपना खाना उसे लड़की को दे दिया था, जिसकी वजह से आज गांता काफी वीक फील कर रहा था। मिनात्सुकी से कहता है उसे पता है उसकी मदर की डेथ कैसे हुई है। ये सुनकर मिनात्सुकी कहती है वो औरत मदर कहलाने के लिए लायक नहीं थी क्योंकि जब रेड हॉल इंसिडेंट हुआ तब वो मिनात्सुकी को बचाने की जगह अपने पौधे को बचाने बाहर भागी और खुद ही मर गई। यो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गांता मिनात्सुकी के बाल काट देता है, लेकिन मिनात्सुकी कुछ बाल बचा लेती है जिससे उन्हीं से वो गांता पर अटैक करती है। पर गांता मिनात्सुकी के पास आता है और उसके सर पर अपना सर मारकर उसे बेहोश कर देता है। सब लोगों को इसमें इतना मजा नहीं आता क्योंकि वो मारधाड़ खून खराबा देखना चाहते थे, इसलिए वो उसे लड़ने की कहते हैं। पर गांता कहता है वो फाइट कर रहा है तो वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है और वो कैमरे की तरफ मिडिल फिंगर दिखाता है। ये सब करने के बाद गांता सोचता है कि शायद अब वो इतना भी अच्छा नहीं है। शिंजी भी पूरी फाइट टीवी में देख रहा था और गांता की जीत से खुश भी था। हम देखते हैं वो लोग शीरो को डायरेक्टर के पास ले जाते हैं और डायरेक्टर शीरो को उसकी पसंदीदा फूडिंग देने की कोशिश करते हैं, पर शीरो उन पर अटैक कर देती है और उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। डायरेक्टर की उम्र काफी ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो फाइट किसी बेहतरीन फाइटर की तरह कर रहे थे। यहाँ गांता उन दोनों भाई बहन के साथ था और मिनात्सुकी को याद आता है कैसे उसके भाई ने उसे रेड हॉल इंसिडेंट से बचाया था और अगर उस दिन वो वहाँ नहीं आया होता तो मिनात्सुकी कब की मारी जा चुकी होती। लेकिन फिर भी वो दोनों किसी बात पर बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं और उन्हें देखकर गांता को अपने और शीरो के बचपन के दिन याद आते हैं। यहाँ शीरो ने डायरेक्टर को मारकर उनकी हालत खराब कर दी थी और डायरेक्टर के सर से काफी सारा खून भी निकल रहा था। शीरो कहती है उसे लोरी सुनाई दे रही है, मदरडू सिस्टम फिर से शुरू हो चुका है। शीरो अपना सूट पहन लेती है और पहले की तरह फिर से स्माइल करती है। इधर गांता शीरो के बारे में यू से पूछता है पर वो बताता है कि वो रास्ते में अलग हो गए थे और अब शीरो कहाँ से है उसे कुछ नहीं पता। यू गांता से पूछता है कि वो शीरो को कैसे जानता है। गांता बताता है शीरो और वो बचपन के दोस्त हैं। तब गांता की मदर भी जिंदा थी। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ शीरो गांता को बताती है कि उसके हाथ पैर काफी दर्द कर रहे हैं और अब वो और एक्साइटमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पर गांता शीरो से कहती है पर मागी मना करता है कि उसे कोई रिवेंज नहीं चाहिए और वो सिर्फ वंडरलैंड खत्म करना चाहता है और फ्री होना चाहता है, ना कि उसे कोई रिवेंज चाहिए। ये सुनकर गांता थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि मागी जरूर ये सब अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा होगा। मागी बताता है उसकी वाइफ ने मरने से पहले एक बेटी को जन्म दिया था, इसलिए उसके लिए उसे आजादी चाहिए और मागी आजाद होकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता है और उसे पूरे यकीन है कि उसकी बेटी जरूर उसकी मदर जैसी सुंदर दिखती होगी। मागी बताता है सभी के पास आजाद होने के अपने रीजन है। अब रात हो जाती है और गांता शीरो से पूछता है कि वो बाहर जाकर क्या करना चाहती है। शीरो बताती है उसे बड़े से फेरिस व्हील में झूलना है। गांता ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है वो बाहर जाकर जरूर फेरिस व्हील में झूलेंगे। अगले दिन हमें पता चलता है इंगा कुसान डबल एजेंट है और वो अंडरटेकर ग्रुप में भी है। दूसरी तरफ गांता कार्ची का मेंबर बन चुका है और शीरो को समझाता है कि अगर वो बाहर निकल गए तो साथ रह सकते हैं। गांता को जाता देख शीरो काफी दुखी दिख रही थी। तभी कराको उसके पास आती है और उसे बताती है कि गांता उससे प्यार करता है। ये सुनकर शीरो काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सभी मीटिंग रूम में आ जाते हैं और मागी उन्हें एक पेन ड्राइवर दिखाता है जिसमें वंडरलैंड की सारी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन है और गार्ड की पोजीशन भी है। फिर सभी अच्छे से प्लान को समझते हैं और सभी तैयार थे बाहर जाने के लिए। एक मेंबर पुबोक सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें डेडमैन यानी उन सभी की पावर अंडरटेकर ग्रुप के लोगों पर काम कर रही थी। ये देखकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका खतरा कम हो गया है क्योंकि वो अंडरटेकर ग्रुप के लोगों से फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद सभी काफी तरीके से और जल्दी से प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे और प्लान के हिसाब से अपनी पावर का भी यूज कर रहे थे। वो सभी जल्दी काफी आगे भी आ जाते हैं लेकिन तभी उनके आगे एक रोबोट आ जाता है जो उन पर एसिड फेंक रहा था और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। कराको उस रोबोट का ध्यान भटकाती है और बाकी सभी को आगे जाने की कहती है। गांता से कराको को ऐसे पीछे छोड़कर नहीं जाया जा सकता था पर कराको गांता को इंचार्ज बनाती है और उसे भी आगे भेज देती है। आखिर में कराको गांता से कहती है अब आगे की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। सभी कराको को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ मागी कराको के गले में बंदी घंटी की तारीफ करते हुए कहती है जब भी वो इस घंटी का साउंड सुनेगा उसे अपने दोस्तों के पास होने का एहसास होगा। अब प्रेजेंट में कराको काफी जोरदार एक पंच मारकर उस रोबोट को तोड़ देती है पर गलती से वो भी उस रोबोट के साथ नीचे गिर जाती है। यहाँ सभी एलिवेटर के सामने खड़े थे और कराको की चिंता कर रहे थे लेकिन तभी पोबोक मागी को
धोखा दे देता है और वहाँ एक छोटी बच्ची आ जाती है। मागी को लगता है शायद वो बच्ची वहाँ गलती से आ गई होगी, तो मागी उस बच्ची को वापस जाने की कहने लगता है, लेकिन वो बच्ची बताती है वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि एक लेडी है। तभी वो लड़की अपना वेपन निकालती है जो काफी बड़ी सी स्वॉर्ड। असल में वो लड़की भी अंडरटेकर ग्रुप की मेंबर थी और मागी को बताया गया था कि जो उनकी ब्लड पावर है वो अंडरटेकर ग्रुप के लोगों के सामने काम नहीं करती। पर पोवोक ने मागी को एक वीडियो दिखाई थी जिसमें उनकी पावर काम कर रही थी, पर अब मागी समझ जाता है वो वीडियो झूठी थी। साथ ही अगर वो अंडरटेकर ग्रुप के किसी वेपन से घायल हो जाते हैं तो उनकी पावर काम करनी बंद हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। अब वो लड़की अपने वेपन से मागी को कई जगह घायल कर देती है, पर मागी हार नहीं मानती और उस लड़की को छुड़ाने लगता है कि वो कोई लड़की नहीं है बल्कि वो एक छोटी अकड़ू बच्ची है। इससे वो लड़की गुस्से में आ जाती है और मागी का एक हाथ काट देती है, पर मागी को मौका मिल जाता है और वो पोवोक को मारकर एलिवेटर शुरू कर देता है। सभी एलिवेटर में आ जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि अब वो बाहर निकल जाएंगे क्योंकि एलिवेटर बाहर जाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो सभी देखते हैं कि ऊपर पहले से सभी अंडरटेकर ग्रुप के मेंबर उनका इंतजार कर रहे थे और उनके आते ही वो सभी अपने वेपन से सभी लोगों को मारने लगते हैं। मागी की हालत खराब हो चुकी थी और पोवोक मागी से कहता है कि वो उन लोगों को कभी बाहर नहीं लेकर जा सकता और वो मागी को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। पोवोक के जाने के बाद मागी एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है जिसे एक लड़का सुनता है, जिसमें मागी बताता है कि पोवोक धोखेबाज है और जो मेमोरी चिप उनके पास है उसमें बॉम्ब है, इसलिए वो जल्दी से उस चिप को फेंक दे। और शीरो वहाँ आती है और उस लड़के से पूछती है कि वो कौन है। वो लड़का शीरो को बताता है कि जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास एक चिप है जिसमें बॉम्ब है जिससे वो सभी मरने वाले हैं। ये सुनकर शीरो जल्दी से उन्हें बचाने जाने लगती है। यहाँ इनका सुना गांता को मारने वाला था और बाकी अंडरटेकर उसे चलने की कहते हैं क्योंकि वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुके हैं। तभी वहाँ शीरो आ जाती है और गांता से चिप के बारे में पूछती है। गांता शीरो को चिप दिखाता है और शीरो जल्दी से चिप लेकर आग में डाल देती है और ब्लास्ट भी होता है जिससे शीरो को भी थोड़ी चोट लगती है। ये देखकर गांता हैरान हो जाता है और शीरो गांता से पूछती है वो ठीक तो है ना। शीरो के चिप को आग में फेंकने की वजह से सभी काफी शौक में थे और गांता शीरो पर चिल्लाने लगता है और उससे पूछता है उसे पता भी था वो चिप कितनी ज्यादा जरूरी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि शीरो ने इतनी जरूरी चिप आग में क्यों फेंक दी। उनमें से किसी को ये बात पता नहीं थी कि चिप में बॉम्ब है क्योंकि और किसी ने मागी का ब्रॉडकास्ट नहीं सुना था। शीरो कहती है उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ गांता को बचाना चाहती थी, पर इससे गुस्से में आकर गांता शीरो को मुक्का मार देता है और उससे कहता है कि वो उसकी शक्ल वापस नहीं देखना चाहता। जिसके बाद स्कार्शी के सभी बचे हुए मेंबर्स वापस से मिलते हैं और वहाँ कराको भी आ जाती है क्योंकि रोबोट को मारने के बाद कराको जिंदा बच गई थी। सभी को मागी की चिंता हो रही थी और वो कराको को लीडर बनाने की सलाह देते हैं, पर कराको मना कर देती है क्योंकि मागी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे मारने की बेवकूफी कोई नहीं करेगा। गांता को शीरो की हरकतें की वजह से बहुत बुरा लग रहा था और वो खुद को हर चीज के लिए दोषी मान रहा था। तभी वहाँ पोवोक को आता है और सभी को जिंदा देखकर उसका काफी दिमाग खराब होता है। वो गुस्से में उसे पूछने लगता है कि उन्हें चिप के बारे में कैसे पता चला, किसने उन्हें बताया। अब पोवोक को उन सभी को बताता है उस चिप में एक मिनी बॉम्ब था जो उन सभी को एक साथ खत्म करने वाला था। ये सुनकर गांता को समझ आता है कि शीरो तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और उसने शीरो के साथ इतना बुरा किया। पोवोक को कहता है अब वो सिर्फ उसके हॉस्टेज बनेंगे जब तक मागी खुद को एक अंडरटेकर बनाने के लिए मान नहीं जाता। इधर मागी को कैद करके रखा था और उसे अंडरटेकर बनाने का ऑफर भी देते हैं, पर मागी मना कर देता है। इनका सोना मागी को अंडरटेकर बनाने का इंजेक्शन लगाने भी लगता है और मागी मना कर देता है, जिसकी वजह से इनका कुसान गुस्से में आ जाता है और अब वो मागी को टॉर्चर करने लगता है। जिसके बाद हम शीरो को देखते हैं जिसमें वो डायरेक्टर को ढूंढ रही थी, पर पिछली फाइट में शीरो ने डायरेक्टर को मार दिया था। हमें पता चलता है कि शीरो और डायरेक्टर का बॉन्ड काफी अच्छा था और वो साथ में हमेशा कुकी भी खाते थे। दूसरी तरफ पोवोक गांता को बताता है कि उसी ने उसकी वो वीडियो बनाई थी जिसमें वो उन गुनाहों को भी कबूल कर रहा था जो उसने कभी किए ही नहीं थे। ये सुनकर तो गांता शॉक हो जाता है क्योंकि पोवोक भी वजह था जिसकी वजह से आज गांता यहाँ है। पोवोक गांता पर अटैक करने वाला था, पर तभी सिंजी बीच में आकर गांता को बचा लेता है। पोवोक बातें बताने लगता है कि उनके पास एक ऐसा वेपन है जिससे वो सिंजी की पावर खत्म कर सकते हैं क्योंकि उसकी पावर भी अंडरटेकर ग्रुप के सामने काम नहीं कर सकती। पर सिंजी अपने अटैक की स्पीड को इतना फास्ट बना देता है कि अंडरटेकर ग्रुप के वेपन उसकी पावर को खत्म करे। इससे पहले सिंजी उन्हें खत्म कर दे रहा था। यहाँ इनका कुसान ने मागी को बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए थे और वो मागी को बताता है कि उसी ने उसकी वाइफ को मारा था और मागी को बताता है कि उसकी कोई बेटी नहीं है, उसे तो बेकार में वहम में रखा गया है। इनका कुसान मागी को खुद सोचने की कहता है कि अगर उसने उसकी वाइफ को मार दिया तो बेटी कहाँ से आएगी। ये सब सुनकर मागी पागल होने लगता है। इधर सभी को गांता पर काफी गुस्सा आ रहा था जो कुछ भी उसने शीरो के साथ किया था क्योंकि शीरो तो उनकी मदद ही कर रही थी और गांता ने बिना वजह पूछे सीधा उसको मार कर भगा दिया। अब सभी सिंजो को उन्हें लीड करने की कहते हैं, पर सिंजी उनकी इस बात पर हंसता है और कहता है उन्हें क्या लगता है बाहर की दुनिया यहाँ से बहुत अच्छी है या कम से कम हर कोई रियल तो है, बाहर तो हर इंसान फेक है। किसके दिल में क्या है किसी को नहीं पता, पर यहाँ सभी को अपना बेस्ट देना है, वो जिंदा रहना है। जिसके बाद हम देखते हैं गांता को काफी दुख हो रहा था जो उसने शीरो पर हाथ उठाया था और गांता अपनी पावर को अच्छे से यूज करना
सीखना चाहता था। हम देखते हैं शीरो के लड़के टोटो के साथ ही, जिसने मागी का लास्ट टेलीकास्ट सुना था। शीरो टोटो को बताती है चाहे वो कुछ भी खा ले, उसके अंदर हमेशा एक खालीपन सा रहता है और उसे कुकी टेस्टी भी नहीं लगती। अब शीरो के मन में गुस्सा आ जाता है और वो गांता को मुक्का मारने जाने लगती है। वो मागी को बचाने के लिए अंडरटेकर वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ मागी की वाइफ के मरने के बाद मागी कराको को एक लॉकेट में उसकी वाइफ की फोटो दिखाता है और कराको से कहता है कि वो कितना ज्यादा सुंदर है, पर उस लॉकेट में कोई फोटो नहीं थे। मागी का दिल ना टूटे इसलिए वो मागी को ये बात नहीं बताती और उसकी वाइफ की तारीफ करती है। सिंजी की प्रैक्टिस के बीच टोटो आ जाता है और शीरो के बारे में पूछता है और सिंजी का ब्लड भी चाटने लगता है। गांता सिंजी से पूछता है कि ये कौन है। सिंजी बताता है वो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग डेड मैन है। गांता ये सुनकर हैरान हो जाता है और टोटो गांता से पूछता है कि क्या वो उसका ब्लड चाट सकता है, पर सिंजी टोटो से कहता है कि वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टोटो को चले जाना चाहिए। गांता सिंजी के पास आया था जिससे वो उसे उसकी तरह सोनिक स्पीड के साथ अटैक करना सिखा दे। सिंजी मान जाता है और सबसे पहले गांता से उसकी सारी कैंडी मांगता है और उन्हें नष्ट कर देता है। अब सिंजी सिर्फ एक कैंडी छोड़ता है और गांता से कहता है कि अगर उसने सिंजी पर अटैक करके वो कैंडी हासिल नहीं की तो वो यही मारा जाएगा। अब गांता अटैक करने लगता है पर उसके अटैक अब भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। यहाँ हम देखते हैं डायरेक्टर की मौत की वजह से तामाकी अब नया डायरेक्टर बन गया है और इंका गुसान को उसने नया प्रोमोटर बना दिया है। शीरो काफी ज्यादा स्वीट खा लेती है जिसकी वजह से उसे नशे होने लगते हैं और वो उस जगह चली जाती है जहाँ सभी अंडरटेकर थे। इंका गुसान शीरो को पकड़ लेता है। तभी वहाँ कराको आती है और शीरो को बचाने की कोशिश करती है पर वो खुद पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ गांता बहुत कोशिश कर रहा था पर वो अपनी पावर को सही से यूज नहीं कर पा रहा था। अब गांता का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और वो बेहोश भी होने लगता है। गांता ब्लड लॉस की वजह से बेहोश होने लगता है लेकिन तभी वो अपनी पूरी पावर यूज करके एक लास्ट अटैक करता है जो सोनिक स्पीड के साथ था। ये देखकर सिंजी काफी खुश होता है। तभी इंका गुसान सभी टीवी पर आता है और सभी को बताता है कि उसने कराको और शीरो को पकड़ लिया है और अब वो उनके साथ कुछ काफी बुरा करने वाला है। ये जानकर सभी स्कांची के मेंबर को काफी बुरा लगता है क्योंकि उन्हें लगा था कि कराको भी उनके साथ भागने वाली है, पर कराको ने फिर से उनके लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया था। सभी को काफी बुरा लगता है पर वो प्लान पर बने रहते हैं लेकिन गांता शीरो के बारे में जानकर रुक नहीं पाता और शीरो और कराको को बचाने जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में गांता के सामने बहुत सारे अंडरटेकर आ जाते हैं और गांता उनसे फाइट करता है लेकिन गांता ट्रेनिंग की वजह से पहले से बहुत थक चुका था, वो गिर जाता है। तभी सभी अंडरटेकर उसे पकड़ लेते हैं पर मिनात्सुकी आकर गांता को बचा लेती है। गांता मिनात्सुकी को भी उसके साथ चलने की कहता है पर मिनात्सुकी गांता से कहती है कि उसके पास दूसरे भी काम है। उसके पास एक पागल भाई है जिसकी उसे चिंता करनी है। अब गांता इंका गुसान के सामने आ जाता है और गांता को देखकर शीरो उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि अभी तक वो कुछ नहीं बोली थी। पर तभी शीरो को एक लात पड़ती है और वो दीवार से जाकर टकराती है और उसे काफी चोट भी लगती है। तभी वहाँ मागी आ जाती है जो सभी पर अटैक्स कर रहा था और बिल्कुल पागल सा दिख रहा था। कराको मागी को होश में आने की कहता है क्योंकि उसकी बेटी बाहर उसका वेट कर रही है, पर मागी कहता है इंका गुसान पहले से ही उसकी वाइफ को मार चुका है तो बेटी कहाँ से आएगी। तभी मागी काफी जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। फिर मागी सभी से कहता है कि वो जिंदा क्यों है, उन्हें मर जाना चाहिए और यहाँ से आजाद होना चाहिए। अब मागी सभी को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और वो शीरो को भी मारने आ जाता है पर गांता शीरो के आगे खड़ा हो जाता है और मागी शीरो को मारने लगता है। तभी गांता काफी चोट खा चुका था और अब हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर शीरो गांता से कहती है कि अगर गांता शीरो के लिए मार नहीं भी खाएगा तब भी शीरो उसे माफ कर देगी। तभी मागी को कराका के गले में बेल की आवाज आती है जिससे वो थोड़ा होश में आ जाता है। तभी कराको मागी को एक जोर का चाटा लगाती है जिससे मागी पूरे होश में आ जाता है और कराको मागी की गले लग जाती है। इंका गुसान मागी को कराको को मार देने की कहता है पर मागी मना कर देता है। ये सुनकर तो इंका गुसान गुस्से में पागल हो जाता है और मागी के पेट में काफी बड़ा छेद कर देता है। इंका गुसान यहाँ भी नहीं रुकता और डायरेक्टर ग्रुप के लोगों को भी मारने लगता है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसे काफी मजा भी आ रहा है। हम इंका गुसान के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ इंका गुसान बहुत सीधा था और एक मॉन्क था पर बाकी सभी मॉन्क हमेशा उसे परेशान करते और उसे काफी मारते भी थे। पर फिर भी इंका गुसान सोचता कि एक दिन सब सही हो जाएगा। लेकिन एक दिन रेड हॉल इंसिडेंट हुआ और इंका गुसान की सबसे प्यारी बिल्ली मर गई। इंका गुसान का दिल टूट गया और उसके बाकी सभी साथी मलबे के नीचे दबे हुए थे और उससे मदद मांग रहे थे पर इंका गुसान ने किसी की मदद नहीं की, उल्टा जो उसकी बिल्लियां जिंदा थी उन्हें भी मार दिया। उस दिन से इंका गुसान का दिमाग पूरी तरह से बदल गया और उसे हर चीज का सॉल्यूशन मौत लगने लगी। इंका गुसान गांता को मारने वाला था पर शीरो गांता के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी सारी चोट खुद ठीक हो जाती है। पर तभी गांता का क्रिस्टल चमकता है और गांता शीरो के आगे आ जाता है
और कहता है अब की बार वो शीरो को बचाएगा। हम देखते हैं शीरो और गांता दोनों चमक रहे थे। तभी गांता इंका कुसान पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। इंका कुसान बचने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ मागी आ जाता है और इंका कुसान को पकड़ लेता है, जिससे वो भागे नहीं। वो अटैक इंका कुसान के लग जाता है और वो तुरंत मर जाता है। मागी भी काफी घायल हो चुका था और गांता और कराको को लास्ट गुड बाय करता है। इसके बाद कराको बाकी बचे डेडमैन के साथ बाहर भागने में कामयाब होते हैं और फाइनली उनका प्लान सक्सेसफुल होता है। शीरो बेहोश थी, तभी उसे होश आता है। अगले दिन मकीना तमाकी से पूछती है कि क्या जेल से कुछ कैदी भागे हैं, क्योंकि उन्हें एक दीवार टूटी हुई मिली है और कुछ लोगों के भागने के निशान भी मिले हैं। लेकिन जब उसने सेल चेक करे तो सारे कैदी मौजूद थे। तमाकी मकीना को जी ब्लॉक के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसे नहीं लगता कि कोई कैदी भागा है। फिर मकीना बताती है कि गांता और यो वापस आ चुके हैं और वो उनसे पूछताछ जरूर करेगी कि वो दोनों पिछले 11 दिन से कहाँ थे, क्योंकि इतने दिनों से वो जेल में तो नहीं दिख रहे थे और वो ऐसे अचानक से वापस कैसे आ सकते हैं। अब हम टोटो को देखते हैं जो गांता और शीरो की फोटो देख रहा था और वो कहता है उसे जानना है कि गांता का ब्लड कैसे टेस्ट करता है। हमें पता चलता है टोटो की पावर ये है कि वो जिसका भी ब्लड टेस्ट करता है फिर वो उसकी पावर भी यूज कर सकता है, इसलिए टोटो को गांता का ब्लड टेस्ट करना था जिससे वो उसकी भी पावर यूज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं गांता शीरो के साथ अकेला बैठा था और शीरो गाना गा रही थी। शीरो को गाना सुनकर गांता को कुछ पुरानी यादें आने लगती है और वो बताता है उसने ये गाना इससे पहले भी कहीं सुना है। शीरो बताती है गांता की मदर ने उन दोनों को ये गाना सुनाया करती थी और वो काफी अच्छा गाती थी, पर गांता शीरो को ये गाना गाने से मना कर देता है क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम ये गाना सुना था उसके सभी दोस्त मारे गए थे। पर तभी गांता के दिमाग में आता है कि रेडमैन इस गाने के बारे में कैसे जानता है। तो दोस्तों यही इस एनिमे के सीजन 1 का एंड होता है। अगर आप सीजन 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब